हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लैनेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल बताया, एसर्ट किस तरह से ह्यूमन कैपिटल जो है वो एसर्ट है या लाइबिलिटी बन जाता है। अगर लाइबिलिटी ना बने, एसर्ट बनाने के लिए उसको क्या ज़रूरत होता है, क्या फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, एजुकेशन है और हेल्थ केयर्स हैं। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं और कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो उस पर किस तरह से ध्यान देती है, उसके क्या आउटकम्स निकल के आते हैं और क्या चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट बताऊंगी। लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ नारायणाज स्टोरी। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही नारायण की स्टोरी बताई थी, जिसमें नारायण, उसकी फैमिली एक विलेज में रहते थे, जिसमें उनकी मदर जो थी वो हाउस होल्ड वर्क करती थी। तो सबसे पहले हु इज़ सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, क्या हम इस स्टोरी में ये पता कर सकते हैं कि किसको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा? क्या जो नारायण की मदर थी जो हाउस होल्ड वर्क करती थी वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगी, या नारायण के जो ब्रदर सिस्टर्स थे वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे? नहीं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कौन होगा ये बताने के लिए व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट को पहले समझना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। Unemployment is said to be exist when people who are willing to work at the available wages but cannot find job। अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है जब लोगों को लोग अवेलेबल वेजेस पे काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन फिर भी वो जॉब्स नहीं पा पाते, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या यहाँ पर जो नारायण की मदर थी वो अनएम्प्लॉयड थी? नहीं, वो अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं थी? क्योंकि वो वर्क नहीं करना चाहती थी, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी वर्क करने की, इसलिए वो वर्क नहीं कर रही थी। दूसरी चीज़, उसके ब्रदर और सिस्टर वो उस एज ग्रुप में ही नहीं आते थे जो वर्किंग की एज ग्रुप होती है। मैंने आप लोगों को वर्किंग एज ग्रुप बताई थी, 15 to 59 की एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो वर्किंग पीपल्स में आते हैं। तो बच्चे उसमें आते ही नहीं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके लिए। उसके अलावा 59 ईयर्स के ऊपर जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसके, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग भी वर्किंग पीपल्स में नहीं आते हैं। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर लोग वर्क करना चाहते हैं, उस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं और किसी भी जो अवेलेबल वेजेस होते हैं उन पर वर्क करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, तो ये कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में थोड़ा अलग अलग होता है। रूरल एरियाज़ में किस तरह के 2 टाइप्स के पाए जाते हैं? कौन कौन से? एक होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला आप लोग समझिए कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सीजनल नेचर ऑफ वर्क इज एग्जिस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब, जैसे रूरल एरियाज़ में क्या होता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पर जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है, जब सीड्स को सोक किया जा रहा होता है, उस समय लोगों के पास काम होता है तो लोग उस समय काम कर रहे होते हैं। और जब जो वो सीड्स होते हैं वो पेड़ बन के उग जाते हैं, उसके बाद जब तक फसल काटने का समय नहीं आ जाता है तब तक उनके पास कोई वो वर्क नहीं होता। तो एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके बीच में लोग फ्री होते हैं, उस समय उनके पास कोई कमाई का ज़रिया, कोई काम नहीं होता, तो वो कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके अलावा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे कि किसी फैमिली के पास एक पीस ऑफ लैंड है जिस पर वर्क हो रहा है, तो उस पर पहले 2 लोग वर्क कर रहे हैं, फिर उसी फैमिली में 2 लोग और बढ़े, वो भी जाके उसी पर वर्क करने लगे, फिर 2 लोग और बढ़े,
वो भी जाके उसी पर वर्क करने लगे। तो पहले जो 2 लोग वर्क कर रहे थे वो भी उतना ही उससे प्रोड्यूस कर पा रहे थे, उसके बाद 2 और बढ़ के जब 6 लोग वर्क करने लगे तो भी उतना ही प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब कि वो जो 4 लोग एक्स्ट्रा उसमें उस काम से जुड़े हुए हैं वो एक ना एक तरह से डिस्गाइज्ड है, मतलब उनका कोई और कोई अलग से उनकी मैन पावर नहीं यूज़ हो रही है। अगर वो इस पे ना काम करके कहीं और वर्क करे जाके तो शायद ये स्थिति इम्प्रूव हो सकती है, उनकी इनकम इम्प्रूव हो सकती है। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब आएंगे हम अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? वहाँ पर होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास 10-12 की डिग्री है, उनके पास वो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैनेजमेंट की कोई डिग्री है, कोई भी किसी भी तरह के इंजीनियर हैं, किसी भी तरह की उनके पास डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन फिर भी जॉब्स नहीं हैं। बिकॉज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग में जॉब्स नहीं, जॉब्स की कमी है। इसकी वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या प्रॉब्लम है? किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉय है तो उस क्या प्रॉब्लम है? किसी से मांगने जा रहा है, किसी का दिया हुआ खा रहा है? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उस फैमिली पर, उस सोसाइटी पर और साथ साथ कंट्री पर। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक पावर है वो ख़त्म हो रही है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। इससे क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है मैन पावर का। जैसे कि मैं हूँ, मान लो मैं पढ़ा सकती हूँ और अगर मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो मेरी मैन पावर वेस्ट हो रही है। मैं पढ़ाऊँ तो आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप उससे फ़ायदा उठा पा रहे हो, उससे मुझे भी इनकम हो रही है, तो उससे मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। लेकिन अगर यही मैं ना पढ़ाऊँ तो उससे क्या होगा? मेरी मैन पावर रिसोर्स जो है उसका वेस्ट हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो मैन पावर है वो वेस्ट होती है अनएम्प्लॉयमेंट से। साथ में एसर्ट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। इससे जो एसर्ट है, जैसे मैं एसर्ट हूँ अपनी फैमिली के लिए, कंट्री के लिए, तो मैं असर्ट हूँ, मैं किस में कन्वर्ट हो जाती हूँ? मैं लाइबिलिटी में, मैं किसी पर बोझ बन जाती हूँ। तो इस तरह से एक एसर्ट पॉपुलेशन जो है वो लाइबिलिटी में चेंज हो जाती है। उसके अलावा इट एम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, और उसके साथ साथ बहुत बड़ा सोशल वेस्ट होता है। जैसे केवल मेरी ही बात नहीं, बहुत से ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं और वर्क करना चाहते हैं और उनके अंदर मैन पावर है फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरह से वो लायबिलिटी हो गए, एसर्ट नहीं बन पाए। सेकेंड थिंग इज़ अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्यों? घर में मान लीजिए एक कमाने वाला व्यक्ति है, उस पर उसके बच्चों की जिम्मेदारी है, उस पर उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो उस पर अगर कोई और व्यक्ति जो 15 to 59 एज ग्रुप का व्यक्ति, कोई मान लो 25 ईयर्स का व्यक्ति घर में बैठा हुआ है तो और काम नहीं कर रहा, तो वो ओवरलोड हो गया कि नहीं? मतलब एक पेरेंट्स पे अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसके बाद भी एक ऐसे भी व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो काम कर सकता है, तो वो ओवरलोड हो गया इकोनॉमी पर। तो इस तरह से उन लोगों पर ओवरलोड हो जाता है जो लोग वर्क कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी एज एडवर्सिटी अफेक्टेड। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जब लोगों के पास इनकम नहीं, काम नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट करेगी। जैसे उनका स्टेटस, कोई भी व्यक्ति हो अपना स्टेटस दूसरे के स्टेटस को देखकर मेंटेन करता है। अगर दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है तो अदर व्यक्ति भी सोचेगा अरे ये तो ऐसे ही, इनसे तो अच्छे हम हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर जो वो भावना होती है आगे बढ़ने की वो नहीं आएगी और वो आगे नहीं बढ़ेंगे। डिक्लाइन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। उसके अलावा जब लोगों के पास काम नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो हेल्थ केयर को डिक्लाइन करेंगे, मतलब किसी के बीमार होने पर उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे और डिजीज़ेस बढ़ेंगी। उसके अलावा अगर पैसा नहीं होगा इंसान के पास तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा और ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के वो बच्चे फ्यूचर में वो भी एक लायबिलिटी बन जाएंगे, ना केवल पेरेंट्स पर बल्कि आगे कंट्री पर भी। तो इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत तरह से इफ़ेक्ट करता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन एन
इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमी। इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरह से इंडिकेटर है एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का, एक बुरी अर्थव्यवस्था का भी इंडिकेटर होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि केस इन इंडिया, अगर हम इंडिया के केस में अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ है पीपल अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन द टर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। मतलब कि पीपल, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम कोई भी काम कर ले, मतलब खाली बैठने से तो अच्छा है कि हम कोई भी काम कर ले। तो क्या खाली बैठने से अच्छा है कि हम कुछ भी कमाएं जो हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा है? तो इस तरह से जो होता है वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद डील नहीं होती है, नुकसानदायक होता है। मतलब एक छुपा हुआ होता है लेकिन एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है कि बस इंसान पूरे साल काम कर रहा है और एक ऐसी इनकम ही कमा पा रहा है जिससे उसकी खाली बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, बाकी वो एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। जैसे आप अपने केस में लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए 100 में 50 नंबर्स ला सकते हैं और आप 55 या 51 लाते हैं, तो कोई क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वही चीज़ इनकम में आती है कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ कमाने वाला, पर डे 100 रुपीज़ कमाने वाला व्यक्ति अगर 101 कमा रहा है तो उसकी लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 रुपये से क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं। जब ये इकनॉमी जो होती है, जो इनकम होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होती है, जैसे 100 कमाने वाला 150, 175 ऐसे कमाता है या 200 कमाता है, तब उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती है और तब इंक्रीज़ आता है। डिस्कस एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके अलावा इंडिया के केस में डिस्कस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत देखने को मिलता है कि एक ही ज़मीन पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सब उसी से जुड़े हुए हैं। अगर वो अलग हट के माइग्रेट करके दूसरा काम करें तो शायद उनकी भी इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होगा और साथ में कंट्री भी डेवलप करेगी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज़ 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, जैसे एग्रीकल्चर में डिस्कस्ड सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पर अगर 2 लोग काम करके उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बाकी के लोग अगर हट के दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं तो दूसरे सेक्टर में कहाँ जाएंगे? वो अर्बन एरियाज़ में जाएंगे। अर्बन एरियाज़ में वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क से जुड़ेंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आ गए। और वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके आएंगे तो वहाँ से एक नई तरह की यानी कि टर्शरी टाइप की सेक्टर इम्प्रूव होगा कि जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ और सर्विसेज प्रोवाइड की जाने लगेंगी। तो एक तरह से टर्शरी जो सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर्स के अनएम्प्लॉयमेंट को एब्जॉर्ब करता है, उसको सोखता है और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है। तो इस तरह से ये जो मैंने इंडिया के केस में बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे वर्क करता है और एक तरह से कंट्री की ग्रोथ को आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से समझा लिया होगा, आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।